दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि सऊदी अरेबिया कैसे सीक्रेटली ख़त्म होता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बर्लिन की एक कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरेबिया के एक एग्जीक्यूटिव ने बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बात कही, जिसको सुनकर आप बिल्कुल ही चौंक जाएंगे और आपके मन में ये सवाल आने लगेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मेरी दादी जी गधे पे बैठकर काम पर जाया करती थी, मेरे पिताजी मर्सिडीज पर बैठकर काम पर जाया करते थे और मैं लैम्बोर्गिनी पर काम पर जाया करता हूँ, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि मेरा बेटा फिर गधे पर बैठकर काम पर जाएगा। उन्होंने ये तो कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा इसके पीछे जानते हैं, चलिए आइए। दरअसल उस एग्जीक्यूटिव को ये कहीं ना कहीं फैक्ट्स पता थे कि सऊदी अरेबिया के 90% गवर्नमेंट रेवेन्यू सिर्फ ऑयल से आते हैं, जबकि आज के टाइम पर दुनिया के मेजर कार ब्रांड्स का विजन मैक्सिमम 2030 तक ईवी पर शिफ्ट हो जाना है। पर यही अकेला एक रीज़न नहीं है। आज की तारीख में सऊदी अरेबिया का कर्ज 264 बिलियन डॉलर है और मैं आपको ये बात याद दिला दूं कि ये श्रीलंका के डिफॉल्ट होते हुए कर्ज से 5 गुना ज्यादा कर्ज है। और यही वजह है कि आज के तारीख में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये बात तक कह रहे हैं कि द कोलैप्स विद सऊदी अरेबिया इज इनएविटेबल। एक्चुअली में ये सारी तो बस सुपरविजन खबरें हैं, इन सब के पीछे बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग रीजन छुपे हुए हैं अपार्ट फ्रॉम ऑयल एंड ईवी इंडस्ट्रीज में। और तो और सबसे बेसिक रीजन तो सऊदी अरेबिया के बर्थ का फंडामेंटल बेसिस ही है। दरअसल सऊदी अरेबिया के रिलीजियस और पॉलिटिकल विंग्स में किसी न किसी बात को लेकर बहस रही ही है, जहां पर दोनों ही तरफ से एक दूसरे के फंक्शंस में टांग अड़ाने की कोशिश रही है। रिलीजन और पॉलिटिक्स ये वही कोर है जिनसे सऊदी अरेबिया का किंगडम बना हुआ है और अब कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आया ये रिफ्ट सऊदी के कोलैप्स होने का एक रीजन बन गया है। और अब सऊदी अरेबिया के इस डाउनफॉल की वजह को जानने के लिए हमें इस रिफ्ट को अच्छे से जानना चाहिए कि आखिर ये रिफ्ट क्यों बढ़ता जा रहा है। 1932 दरअसल ये वही साल है जब सऊदी किंगडम एस्टेब्लिश हुआ। 1932 में वहाँ के 2 बड़े बड़े हाउसेस साथ में आए। पहला है वहाब्स, एक एक्सट्रीमली रिलीजियस सेट, और सौद्स जिन्होंने छोटे मोटे ट्राइब्स को मिलाकर अपना एक किंगडम बनाया। और इन दोनों हाउसेस ने साथ में मिलकर डिसाइड किया कि ये नए किंगडम सऊदी अरेबिया को पॉलिटिकल अथॉरिटी सौद फैमिली के पास होगी और रिलीजियस अथॉरिटी वहाबी सेक्ट के पास होगी। फिर इस किंगडम के एस्टेब्लिश के अगले ही साल सऊदी ने यूएसए की एक कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया को देश में सॉइल एक्सप्लोरेशन के सोल राइट दे दिए। और बस फिर क्या था, बस 5 सालों में ही उन्होंने ऑयल डिस्कवर कर लिया और उन्होंने दोनों ही कंट्रीज की किस्मत को रातों रात में ही बदल दिया। और उसके बाद आता है 1945 का दौर और उस टाइम के किंग अब्देल अजीज और यूएस के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के बीच एक ऑयल फॉर सिक्योरिटी पैक्ट साइन हुआ। और इस पैक्ट के अकॉर्डिंग सऊदी यूएस को ऑयल प्रोवाइड करेगा और जिसके बदले में यूएस सऊदी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद आया 1963 जब यूएस के साथ की गई ये डील सऊदी अरेबिया के लिए एक जीवनदान साबित हुई, क्योंकि 1963 में इजिप्ट और सऊदी दोनों यमन में एक प्रॉक्सी वॉर में थे। और इस मामले को लेकर जब इजिप्ट ने सऊदी अरेबिया पर एयर स्ट्राइक्स की, उस टाइम पर यूएस ने अपनी एयर भेजकर इजिप्शियंस को हार मानने पर मजबूर कर दिया। और यही वो समय था जब वहाँ के उस टाइम के किंग फैजल कंट्री में एक मॉडर्नाइजेशन की लहर लेकर आए और उन्होंने अपने किंगडम में टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और लड़कियों के लिए पब्लिक एजुकेशन, ये सारी की सारी चीजें इंट्रोड्यूस करवाई। मगर इस सबको देखकर वहाँ के फंडामेंटलिस्ट वहाब्स बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। और तो और उन लोगों को कहीं ना कहीं ये बात फील होने लग गई थी कि उनका देश और कल्चर इस्लामिक शरिया लॉ से हटकर मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है। और यहीं पर किंग फैजल के इस एक्शन के अगेंस्ट पब्लिक सेंटिमेंट्स राइज होने लगे और वो भी इस लेवल पर हुए कि लोग टेलीविजन को पब्लिकली अपोज करते हुए इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेविल बुलाने लगे। और फिर ये आक्रोश इतना ज्यादा बढ़ता चला गया कि फाइनली 1975 में किंग फैजल के नेफ्यू फैजल बिन मुसैद बिन अब्दुल अजीज ने ही उनको असैसिनेट कर दिया। पर इसके बाद भी फंडामेंटलिस्ट का ये गुस्सा शांत नहीं हुआ। 1979 में उन्होंने इस्लाम के सबसे होली प्लेस मेनगा में 500 आर्म फंडामेंटलिस्ट को भेजकर उसे कैप्चर कर लिया। अब उन्होंने ग्रैंड मॉस्क को अटैक करके कैप्चर इसलिए करवाया था क्योंकि सऊदी किंग को इन होलीएस्ट प्लेसेस के कस्टोडियन माना जाता था। और इसी वजह से तो अगर फंडामेंटलिस्ट ने मैका को अगर कैप्चर कर लिया तो इसका मतलब हुआ कि उन्होंने किंग की लेजिटिमेसी को ही क्वेश्चन कर दिया। और फिर जल्द ही एक ऐसा दौर आया जब सऊदी अरेबिया कुछ ऐसी सिचुएशंस में था कि उसे बस इंटरनल प्रॉब्लम्स ही नहीं बल्कि एक्सटर्नल दुश्मनों से
भी खतरा था। 1990 के दौर पर हुए इराक कुवैत वॉर के दौरान जब इराकी सेना सऊदी बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगी, तब हालात वहां पर काफी गंभीर होना शुरू हो गए और तब उन्हें फिर से एक बार यूएस बचाने के लिए आया। इस बार यूएस फोर्सेस ने सऊदी अरेबिया किंगडम को इराकी वॉर में बचाया और साथ ही यूएस को ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि सऊदी अरेबिया को उसकी नेबरिंग कंट्री से कितना बड़ा खतरा है और इसीलिए उन्होंने ऑयल रिच सऊदी अरेबिया के एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने 5000 सोल्जर्स को परमानेंटली सऊदी किंगडम में स्टेशन कर दिया। अब इससे ये बात तो साफ है कि सऊदी अरेबिया के इस चीज से एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हुए होंगे, पर फंडामेंटलिस्ट इससे और भी ज्यादा एजिटेट होने लग गए, स्पेशली यूएस को लेकर। उनका ये मानना था कि सऊदी, जो कि खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर मानता है, उसे खुद अपने प्रोटेक्शन के लिए एक नॉन इस्लामिक कंट्री की मदद आखिर क्यों लेनी पड़ रही है, और अब तो ये सरासर सऊदी की शान के खिलाफ है। और इन फंडामेंटलिस्ट में वहाबीज के साथ साथ ओसामा बिन लादेन जैसे टेररिस्ट भी थे। और दोस्तों, क्या आपके मन में अब ये सारी चीजें जानकर क्या ये सवाल उठा है कि जिस तरीके से सऊदी अरेबिया का किंगडम वहाबीज और सऊद के मिलने से बना था, क्या वो दोनों आगे भी सऊदी अरेबिया के इस किंगडम को मैनेज कर पाए और आगे इनके डिसीजंस इन दोनों को बैलेंस कर पाए? और आप ये बात बता सकते हो कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा होगा सऊदी अरेबिया के डिक्लाइन में या फिर नहीं? और आप इस बात का जवाब तभी दे सकते हो जब आपको सऊदी अरेबिया की पूरी हिस्ट्री पता है और उसके बारे में जानकारी है जो अभी हमने आपको दी है। सऊद और वहाबीज के साथ साथ जिनको ये बात यूएस के अगेंस्ट बहुत खल रही थी, और 1992 आते आते ये नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि 1992 में 107 वहाबीज क्लेरिक्स ने सऊदी किंग फहाद को 46 पेजेस का एक मेमोरेंडम ऑफ एडवाइस भेज दिया और उस मेमोरेंडम में सरकार के डिसीजन को बिल्कुल क्रिटिसाइज किया गया है, यानी उनका विरोध किया गया है, जैसे सऊदी सॉइल पर यूएस ट्रूप्स का प्रेजेंस। लेकिन साउथ को ये बहुत अच्छी तरीके से पता था कि देश की सिक्योरिटी के लिए यूएस ट्रूप्स का प्रेजेंस होना बिल्कुल जरूरी है, और यहीं से जिस बेसिस पर सऊदी अरेबिया का किंगडम बना था, यानी कि रिलीजियस वहाबीज ऑन वन हैंड एंड मोनार्क सऊद ऑन अनदर हैंड, इन दोनों के बीच की दूरियां ज्यादा ही बढ़ती चली गई और इन दोनों के झगड़ों का रिजल्ट टेरर अटैक में बदल गया, जिसका शिकार बनते गए वहां पर प्रेजेंट यूएस ट्रूप्स। 1995 और 1996 में 2 टेररिस्ट अटैक हुए, जिसमें कुल मिलाकर 24 अमेरिकन की जान चली गई। इसके रिलेशन में जब पूछताछ करने के लिए एफबीआई ने जब उन अटैकर्स को पकड़ने के लिए सऊदी से परमिशन मांगी, तब उन्होंने एफबीआई को ये परमिशन देने से साफ साफ इनकार कर दिया। अब इस बात से ये जरूर पता चल गया कि सऊदी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ही ज्यादा तगड़ा प्रेशर था, क्योंकि वो किसी सऊदी सिटीजन को नॉन इस्लामिक कंट्री भेजकर फंडामेंटलिस्ट को और भी ज्यादा गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे। लेकिन इसके बावजूद भी टेरर अटैक्स अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जिसके बीच एक ऐसा टेरर अटैक हुआ जिसने न सिर्फ यूएस बल्कि पूरी दुनिया की नजर सऊदी के टेरर अटैक्स पर लाकर खड़ी कर दी। वो था द फेमस 9/11 अटैक, जिसमें 19 में से 15 हाईजैकर्स सऊदी सिटीजन थे, और इन अटैक्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए यूएस ने जॉइंट सेनेट हाउस कमेटी बैठाई, जिसका सिर्फ एकलौता मकसद था कि वो इस बात को पता लगाना चाहते थे कि वो अटैकर्स सऊदी गवर्नमेंट से डायरेक्टली लिंक्ड थे या फिर नहीं। अब इस सवाल पर यूएस गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन जरूर किया है, मगर उस रिपोर्ट के 28 पेजेस जो इस सवाल का जवाब बताते थे, उन्हें हाईली क्लासिफाइड रखा, यानी कि टॉप सीक्रेट। इवन इसके बाद आने वाले 3 प्रेसिडेंट्स ने इन पेजेस को डिक्लासिफाई नहीं किया, और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि इतने सालों तक यूएस का सऊदी में इंटरेस्ट रहा था, मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूएस में काफी ज्यादा चेंजेस आए, जैसे कि उनकी फॉरेन पॉलिसी में और ऑयल डिपेंडेंसी में। वो अपने ऑयल कंजप्शन पर सेल्फ रिलायंट हो गए, जिससे उन्हें अपनी ऑयल की नीड के लिए बाकी कंट्रीज पर डिपेंडेंट होना नहीं पड़ता था, यानी कि उन्हें इसकी कोई जरूरत नहीं होती थी। और साथ ही उनकी फॉरेन पॉलिसी भी मिडल ईस्ट से शिफ्ट होकर एशिया पैसिफिक रीजन में ज्यादा फोकस कर रही थी। यूएस के पिछले 2 प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन ने अपनी फॉरेन पॉलिसी चाइना कॉन्सेंट्रेटेड बनाई है, यानी कि उन्होंने चाइना को ध्यान में रखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाया है। और इसी रीजन की वजह से अगर आप थोड़ा क्लोजली देखेंगे तो मेजरली ट्रंप के बाद से यूएस और सऊदी के रिलेशन में दूरियां आने लग गई हैं, और इसके सिम्टम्स हमें पब्लिकली दिख भी रहे हैं। 2021 में प्रेसिडेंटशिप हासिल करके जो बाइडन ने ओपनली 9/11 के इन्वेस्टिगेशन के लिए वो क्लासिफाइड 28 पेपर्स को रिवील किया और सऊदी अरेबिया को एक आउटकास्ट नेशन बता दिया। इससे ये जरूर नजर आता है कि यूएसए के इंटरेस्ट जो इतने सालों से चलते आ रहे थे वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहे थे। और इनफैक्ट अब यूएस पार्लियामेंट में भी ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था कि सऊदी को यूएस आर्म्स सेल ना किए जाएं। इसलिए ये बिल्कुल चांसेस है कि अगर यूएस सेनेट ये बिल पास करती है तो
तो सऊदी की सिक्योरिटी डील भी टूट जाएगी, यानी कि सऊदी अरेबिया को अपने डिफेंस के लिए यूएस वेपन्स और यूएस सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा। मगर सिर्फ यूएस ही नहीं बल्कि ह्यूमन राइट्स को लेकर भी 36 कंट्रीज ने यूएसएनसीआर के थ्रू सऊदी अरेबिया को ओपन लेटर लिखा है। अब सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट ऐसा मेजर पॉलिसी शिफ्ट वॉशिंगटन पोस्ट के फेमस जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के सऊदी स्पॉन्सर्ड मर्डर के बाद से आया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हाल ही में आपने ये न्यूज़ भी सुनी होगी कि कुछ कंट्रीज में रिलीजियस प्रोटेस्ट के दौरान इस्लामिक होली बुक डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा था। इसके बाद यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने इस इंसिडेंट को कंडेम जरूर किया, मगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हुए ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन की परमिट भी दे दी। अब सऊदी के अगेंस्ट हो रहे ऐसे इंसिडेंट रिसेंट टाइम में ही सुनने में आ रहे हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि इतने सालों तक सारे कंट्रीज चुप थे जस्ट बिकॉज उन्हें सऊदी अरेबिया से ऑयल मिलता था, लेकिन अब आने वाले सालों में कंट्री सस्टेनेबल और ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है और इसीलिए शायद ऐसा हो सकता है कि सऊदी के अगेंस्ट ऐसे और प्रोटेस्ट आने वाले समय में दिखने लगे। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट सवाल उभर कर आता है कि सऊदी पर ऐसे इकोनॉमिक डाउनफॉल की स्थिति आई कैसे, क्योंकि हम तो हमेशा से बस यही बात सुनते आ रहे हैं कि सऊदी अरेबिया एक काफी रिच कंट्री है और वो काफी स्टेबल भी है, वहाँ पर सब कुछ काफी बढ़िया चल रहा है। वेल, इसके पीछे कुछ बहुत मेजर रीजंस हैं, जिसमें से पहला है उनका खुद का गवर्निंग मॉडल। देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि किंगडम में अपने पॉलिटिकल पावर को लेजिटिमाइज करने के लिए सौद फैमिली ने रिलीजन की हेल्प लिया, जिसके बाद किंगडम के फंक्शन के लिए भी उन्होंने पावर को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब इसमें रिलीजियस मैटर से रिलेटेड जैसे कि कमिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ वर्च्यू, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स की अथॉरिटी वहाब्स को दे दी और फिर बाकी के बचे डिपार्टमेंट्स रॉयल फैमिली ने अपने हाथ में रख लिए। अब इसे और अच्छे से बताने के लिए मैं आपको सऊदी के नेमिंग कन्वेंशन से समझाती हूँ, यानी कि वो लोग अपने नाम किस तरीके से रखते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि उनका नाम भी हमारे ही तरह से होता है। पहले उनका नाम, फिर उनके पिताजी का नाम और उसके बाद उनके ट्राइब का नाम, जहाँ पर सौद अल सौद लगाते हैं और वहाब्स शेख लगाते हैं। तो अगर आप इस चार्ट में मेंशन नामों को देखोगे तो उसमें फर्स्ट हाफ उस पर्सन का नाम होता है और मिडल नेम उनके पिताजी का। अब आपने ये अक्सर देखा होगा कि उसके मिडल में इन दोनों नेम्स के बीच में बिन या फिर इबिन लगाते हैं, जिसका मीनिंग होता है सन ऑफ। अब आप मोहम्मद बिन सलमान के नाम का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, जिसका सिंपल मतलब है मोहम्मद सन ऑफ सलमान। उसी की तरह उनके भाई का भी नाम है खालिद बिन सलमान, यानी कि खालिद सन ऑफ सलमान। और अगर आप अब सऊदी के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को देखोगे तो उनके तो इन तीनों डिपार्टमेंट के हेड अल शेख ही हैं और वहीं पर बाकी बचे हुए डिपार्टमेंट्स के हेड अल सौद है। और अब वहाब्स के अंडर आने वाले तीनों डिपार्टमेंट से एक सीपीवी के अंडर एक रिलीजियस पुलिस और हया ऑपरेट करती है, जिनका काम होता है कि सऊदी सिटीजन शरिया लॉ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, इस पर चेक्स रखना। अब सऊदी के इंटरनल मामलों में ये अथॉरिटी काफी पावरफुल है, लेकिन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पावर में आते ही उन्होंने दोनों साइड मॉडर्नाइजेशन और फंडामेंटलिज्म में बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की। उनके कुछ एक्शन ऐसे थे जहां पर वो प्रो मॉडर्न दिखने लगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सिनेमा हॉल्स, रेव पार्टी जैसे इवेंट्स को होस्ट करने लगे और रिलीजियस पुलिस के अरेस्टिंग पावर्स को छीन लेना। मगर उसी के साथ ऐसा भी दिखा कि वो प्रो फंडामेंटलिज्म आइडियोलॉजी को भी फॉलो करते हैं, जैसे कि जब कनाडा ने सऊदी अरेबिया के ह्यूमन राइट्स वायलेशन को क्रिटिसाइज किया तब उन्होंने कनाडा के साथ फ्यूचर में सारे ट्रेड और एग्रीमेंट्स को सस्पेंड कर दिया। यानी कि अब वो ऐसी पोजीशन में है जहां पर वो एक साथ दोनों पार्टीज को खुश करना चाहते हैं। लेकिन इसका इफेक्ट कुछ ऐसा हुआ कि सऊदी कनाडा के टोटल 17 बिलियन डॉलर्स के ट्रेड पर सीवियर इम्पैक्ट पड़ा, वो भी तब जब उनका डेट लगातार बढ़ते जा रहा था और फॉरेन रिजर्व्स डिक्लाइन होते जा रहे थे। अब इन स्टेप्स के अलावा सऊदी के डाउनफॉल में रॉयल फैमिली फ्रीबीज बांटकर उनकी लॉयल्टी बाय करने का भी एक मेजर रोल है और ये सब भी तब जब उनकी कंट्रीज में कोई अनरेस्ट हो, जैसे कि 2011 में अरब स्प्रिंग के समय में हुआ कुछ यूं कि अरब स्प्रिंग के टाइम अरब वर्ल्ड कंट्रीज में सिटीजन द्वारा एक प्रो डेमोक्रेसी की डिमांड को लेकर काफी डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे, वो भी इस लेवल पर कि इजिप्ट और ट्यूनीसिया में सिटीजन के प्रेशर के कारण डिक्टेटर्स को अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ गया था और एक फुल फ्लैश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करनी पड़ गई थी। और इसी का इन्फ्लुएंस उस दौरान सऊदी अरेबिया तक भी पहुंचा, लेकिन उन्होंने लोगों के बीच 93 बिलियन डॉलर्स हैंडआउट्स देकर उनकी लॉयल्टी खरीदी। बेसिकली हुआ ये था कि उन्होंने वर्किंग सिटीजन को 15% हाइक, एक्सटेंडेड हेल्थ इंश्योरेंस और घर रिपेयर करने के लिए पैसे दिए थे, जिससे कि लोगों के बीच सऊदी मोनार्की को लेकर
कोई प्रोटेस्ट ना फैले और उनका सऊदी किंगशिप पर भरोसा बना रहे। ये बात आपको सुनकर बिल्कुल नॉर्मल लग रही होगी, क्योंकि हम सबके दिमाग में सऊदी अरेबिया को लेकर एक रिच कंट्री होने की पिक्चर पेंट हुई है, लेकिन यहाँ पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। सऊदी मोनार्क ऐसे हैंडआउट्स तब दे रहे थे जब उनकी इकोनॉमी डिक्लाइनिंग स्टेज पर थी। इनफैक्ट उसके कुछ ही सालों बाद 2015 में तो IMF ने ये प्रेडिक्ट करके बताया था कि सऊदी गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट उनकी GDP का 21.6% होगा। और इतना ही नहीं, उनके फॉरेन रिजर्व भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहे थे और अब तो कुछ पिछले सालों से डिफ्लीट ही हो रहे हैं। तो आखिर कब तक ऐसे फ्रीबीज से लॉयल्टी खरीदने का सिस्टम चलता रहेगा? वैसे दोस्तों, इस सवाल का जवाब तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन तब तक हम उनकी गवर्निंग मॉडल का दूसरा फॉल देखते हैं, जो है करप्शन। 2017 में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने टोटल 201 लोगों को $100 बिलियन के करप्शन के एलिगेशन में अरेस्ट किया था, जिसमें से 11 लोग तो खुद उनकी रॉयल फैमिली के प्रिंस थे और यहाँ तक उन्हीं में से थे किंग के लास्ट सर्वाइवल ब्रदर और फॉर्मर ग्राउंड प्रिंस भी। उन्होंने इन प्रिंस को रिच होटल में हफ्तों और महीनों तक अरेस्ट कर रखा था, वो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब देखो, बात तो ऐसी है कि कुछ रिपोर्ट में ऐसा मेंशन है कि रॉयल फैमिली के मेंबर्स के लिए एक्सटाइपेंड सिस्टम अवेलेबल है, जो कि ऐसा समझो कि सीनियर प्रिंस को सऊदी गवर्नमेंट के सीनियर डिपार्टमेंट दिए हैं संभालने के लिए, जिसके अंदर उन्हें रॉयल फैमिली की तरफ से कहीं ऑफ बजट फंडिंग मिलती है। अब ये ऑफ बजट फंडिंग को ओवरसी करने के लिए कोई लेजिटिमेट मैकेनिज्म नहीं है। वो सभी प्रिंसेस उन्हें अपनी लेविश लाइफस्टाइल स्पेंड करने के लिए स्पेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, खुद मोहम्मद बिन सलमान को ही देखो, उन्होंने रिसेंट ईयर्स में ही $100 of million खर्च कर बहुत महंगी चीजें खरीदी है और इन सारे इनसाइड बिजनेस केसेस की वजह से पनामा पेपर लीक्स, स्विस लीक्स, ऑफशोर लीक्स में तक 56 रॉयल प्रिंस के नाम रिवील हुए हैं। सो डेफिनेटली ये लैक ऑफ फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इज ऑल्सो अ मेजर रीजन। अब सऊदी के कोलैप्स होने का दूसरा मेजर रीजन है उनकी डिक्लाइनिंग इकोनॉमी। अब ये देखिए, जैसे कि हमने पहले जाना कि सऊदी के टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यू में से 90% रेवेन्यू तो सिर्फ ऑयल से ही आता है। अब इससे आप ये बिल्कुल समझ सकते हो कि उनकी इकोनॉमी अकेले ऑयल पर कितनी ज्यादा डिपेंडेंट है। ये बात आपको इस ग्राफ को देखकर भी समझ आती है कि जब जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो सऊदी की GDP भी बढ़ती है और जब जब ऑयल के प्राइसेस गिरते हैं तो उनकी इकोनॉमी भी गिर जाती है। और अभी रिसेंटली UN के क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन ने दुनिया की 173 कंट्रीज ने ये प्रण लिया है कि वो मैक्सिमम 2050 तक कार्बन एमिशन में नेट जीरो लेवल अचीव करेंगे साथ में मिलकर। अब जैसे जैसे दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है, वैसे ही बाकी कंट्रीज ऑयल और बाकी फॉसिल फ्यूल से डिपेंडेंसी कम कर रही है। यानी कि ऑल एंड ऑल सऊदी अरेबिया का रेवेन्यू ये कम होते जा रहा है और क्योंकि उनकी पूरी इकोनॉमी ऑयल पर डिपेंडेंट है, उनकी ऐसी सिचुएशन में सरवाइव करना एक बहुत बड़ा टास्क होगा उनके लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उनके खर्चों को देखें तो सऊदी सिर्फ अपनी कंट्री में ही नहीं बल्कि यमन वॉर में भी 2015 से लेकर इन्वॉल्व है, जहां पर इतना खर्चा होता है कि कभी कभार तो पर वीक $1 बिलियन यूं ही खर्च हो जाता है। पर यहाँ पर मेन सिनेरियो ये है कि सऊदी ये सब तब भी कर रहा है जब उनका बजट फिस्कल डेफिसिट में चल रहा है और जिसकी वजह से उनकी कंट्री अब G20 ग्रोथ लिस्ट में लास्ट नंबर पर है। अब इन्हीं सारे फैक्टर्स को मिलाकर सऊदी अरेबिया पर अब आया है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, द मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप अगर डेटा के हिसाब से देखोगे तो सऊदी यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमेशा फ्लक्चुएट होती है और काफ़ी कम भी है। ये शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उनकी इकॉनमी ऑयल पर डिपेंडेंट है, तो जब ऑयल से ज़्यादा रेवेन्यू आता है तब उनकी कंट्री में प्रोग्रेस होकर उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटता होगा और वहीं जब जब ऑयल प्राइसेस गिरते होंगे तब वहाँ पर ज़्यादा अनएम्प्लॉयड होता होगा। और एक बार और फिर से यही कॉरिलेशन फ्यूचर में भी बरकरार रहा तो ये फोरकास्ट किया जाता है कि भविष्य में अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहाँ पर आसमान छूने लगेगा। अब सऊदी कोलैप्स का तीसरा मेजर रीजन बन सकता है उनका जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। देखिए, हम सभी को ये पता है कि ईरान और सऊदी की दुश्मनी किस हद तक है और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं एक ब्रीफ दे दूं कि ईरान एक शिया डोमिनेटेड कंट्री है और वहीं पर सऊदी सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है और इन दोनों का आपस में ही मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप को लेकर हमेशा से मतभेद रहा है, जिसमें इसकी शुरुआत हुई थी 1979 में। 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के दौरान ईरान के लोगों ने US बैट ईरानियन किंग मोहम्मद रेजा पहलवी को अपनी रॉयल सीट से हटाकर एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की, जिसके हेड बने आयतुल्लाह खुमैनी, जो एक रिलीजियस लीडर भी थे। जिसमें इस इस्लामिक रेवोल्यूशन का स्वागत शिया और सुन्नी इन दोनों ही सेक्ट्स ने किया, क्योंकि
इसका कोर आइडिया एंटी अमेरिका ही था और इसी आइडिया पर खोमेनी का कहना था कि हमें गल्फ रीजन से उन सारे मोनार्की को हटाना चाहिए जो यूएस पैक्ड है, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया। और बस तब से लेकर आज तक इन दोनों कंट्रीज मानो कई सारे प्रॉक्सी वॉर्स में फंसे हुए हैं, जिसका बैटल फील्ड पूरा मिडल ईस्ट रीजन ही बन गया है। एग्जाम्पल के तौर पर यमन को ही ले लो, वहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी है कि ईरान वहाँ पर हाउती रिबेल्स को बैक कर रहा है और वहीं सऊदी यमन की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है और इस सब के बीच में फंसे हुए हैं यमेनी सिटीजन्स। आज के समय में 74 यमीनीज को सीरियस असिस्टेंस की जरूरत है। 5 मिलियन लोग फैमिन्स के रिस्क में हैं और 1 मिलियन लोग कोलेरा आउटब्रेक से अफेक्टेड है। और सऊदी और ईरान के ऐसे प्रॉक्सी वॉर सिर्फ यमन में ही नहीं बल्कि पूरे मिडल ईस्ट में फैले हुए हैं। अब दोस्तों, ऐसे में खुद को बचाने के लिए सऊदी अरेबिया डेस्परेटली कई सारे मेजर्स ले रहा है, जैसे कि वो अपने आर्क राइवल्स ईरान और इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक और फ्रेंडली टाइल्स बनाने की कोशिश कर रहा है। उसी के साथ वो अपने गिरते इकोनॉमी को बचाने के लिए अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा है, जिसके लिए वो दुनिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी एरामको के 1% शेयर्स IPO के थ्रू बेचने के लिए भी रेडी है। और इन पैसों से उन्होंने एक मैसिव प्लान बनाया है जो उनके लिए इस ऑयल डिपेंडिंग इकोनॉमी का ऑल्टरनेटिव रीजन बन सकता है, जो कि है विजन 2030। इस विजन के कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, जैसे कि सोर्स ऑफ इनकम को डाइवर्सिफाई करना और जितना हो सके उनकी कंट्री जितना आज के टाइम पर ऑयल पर डिपेंडेंट है। और दूसरा मुख्य ऑब्जेक्टिव है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को लाना, जैसे कि लाइसेंस रिफॉर्म, जिससे कि 24 आवर्स के अंदर ही कमर्शियल लाइसेंस इशू किया जा सकता है। अब तीसरा मुख्य ऑब्जेक्टिव है बोल्ड रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो इसमें सऊदी अरेबिया ने विमेन एम्पावरमेंट पर पूरा ध्यान दिया है, जैसे कि 2018 में उन्होंने विमेन के ड्राइविंग बैन को भी रिमूव कर दिया। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, मॉडर्न टाइम्स में अगर देखें तो सऊदी अरेबिया एक लौती इकोनॉमी है जो रिसोर्सेज पर बेस्ड है और ऐसी कंट्रीज को रेंटियर स्टेट्स कहते हैं जिनकी पूरी इकोनॉमी अपने देश में मिल रहे एक सिंगल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट होती है। और सऊदी के केस में ये रिसोर्सेज है ऑयल। और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि क्योंकि रेंटियर स्टेट्स एक ही रिसोर्स पर डिपेंडेंट होते हैं और पब्लिक के टैक्सेस पर नहीं, इसलिए वो खुद को उन सिटीजन पर अकाउंटेबल नहीं समझते, जिस वजह से चांसेस होते हैं कि वो स्टेट ज्यादा टायरेनिक और करप्ट बने। तो अब यहाँ पर मेन सवाल ये उठता है कि क्या इन इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से क्या सऊदी अरेबिया कोलैप्स हो जाएगा या फिर उसका विजन 2030 उसे इस कोलैप्स से बचा पाएगा, या फिर ये विजन सऊदी के लिए बस एक वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज रह जाएगा। अब कुछ ऐसे भी सवाल है जिनका एग्जैक्ट जवाब तो आगे फ्यूचर ही बताएगा, क्योंकि आगे चलकर सऊदी अरेबिया में बहुत सारे डेवलपमेंट भी होने वाले हैं और धीरे धीरे हमें ये पता चलेगा कि किसका पलड़ा भारी है। पर जैसे ही ये खुलासा होगा हम यहाँ पर आपको ये बात बताएंगे जरूर। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए हमारी सारी वीडियोस। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग